चलें जी। हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दें, आवाज़ क्लियर? आवाज़ सब तो क्लियर है। आवाज़ और स्क्रीन, कैमरा मेरा ऑफ है, मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर रहा। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको हमेशा बताता हूँ कि टेक्स्ट का पेपर पास करना ना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। इस दुनिया का तो नहीं, मतलब अगर हम कैफ की बात करें तो कैफ में वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर टू क्लियर जो है ना, वो टेक्स्ट हो सकता है। अगर आप उसको थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होके चले, आपको पता हो कि क्या है, किस तरह से आ रहा है, अपना पेपर जो है आप वो निकाल सकते हैं। आपके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? आपको पेपर पास करने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो है जी 50 नंबर। अगर आपके पेपर में 50 नंबर आ जाएं, आपका पेपर पास हो जाता है। और टेक्स्ट में 50 नंबर ना सबसे आसान काम है। आपको बताया था कि आपका सिलेबस जो है वो ग्रिड्स में शामिल है। इसमें ग्रेड ए जो है उसमें हमारे 3 चैप्टर हैं, जिसकी वेटेज जो है वो 10 से 5 5 से 10 नंबर तक की इसकी वेटेज है। ग्रेड बी और सी जो है वो इनकम टैक्स का रिलेटेड है, जिसकी एग्रीगेटिवली वेटेज 70 नंबर तक की है। ग्रेड सी जो है वो हमारा सेल्स टैक्स से रिलेट कर रहा है, जिसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर तक की है। ये उसने हमें बताया हुआ है। अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो इसमें से जो ऑन एवरेज आपको पेपर में मार्क्स आने हैं वो 8 आने हैं। इसमें से आपको ऑन एवरेज जो है वो 28 आने हैं। इस ग्रिड में एक हमारा जो है वो है सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस सिर्फ एक चैप्टर में से आपको मिनिमम 20 नंबर आने ही आने हैं। तो पूरा सिलेबस एक तरफ, ये 3 एरियाज एक तरफ, आप 50 से 56 मार्क्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको अटेम्प्ट जो है वो कर रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हम अब करने लगे हैं स्टार्ट अपना सेल्स टैक्स। हम अपना सेल्स टैक्स करेंगे। सेल्स टैक्स करने के बाद हम अपना वापस आएंगे इनकम टैक्स की तरफ। गॉट इट? मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों ने ना ज़रा एडजस्ट करना है। ठीक है जी। आपने अक्टूबर से ज्वाइन किया, लेकिन हम सेल्स टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। हम सेल्स टैक्स करेंगे, बाद में इनकम टैक्स करेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। टैक्स के पेपर में थ्योरी भी आती है। न्यूमेरिकल अराउंड 60% न्यूमेरिकल्स हैं, 40% थ्योरी है। आपके ख्याल से ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होती होगी? अब आप, सवाल ये है कि ये वाकई इस तरह से आता है। ये आपके सामने ना ऑटम 24 तक का ना एनालिसिस है। आप देखें, ऑटम 24 में 9 नंबर की थ्योरी आई थी, 20 नंबर का न्यूमेरिकल आया। 14 की थ्योरी, 16 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी, 17 का न्यूमेरिकल, 9 की थ्योरी, 19 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी, 15 का न्यूमेरिकल, 17 की थ्योरी, 18 का 8 का न्यूमेरिकल। तो ये प्रॉपर पास का ट्रेंड है। तो आप देखेंगे ऑन एवरेज जो है ना, ऑन एवरेज 29 28 का आपका पेपर आएगा। 13 मार्क्स की थ्योरी होगी और 16 मार्क्स का जो है वो थ्योरेटिकल जो है वो होगा। मुझे बताएं, मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे देखता हूँ कि ये 20 19 है। आपके ख्याल से इसमें से मुश्किल चीज़ क्या होती होगी, ज़रा बताएं। थ्योरी, न्यूमेरिकल, थ्योरी, न्यूमेरिकल, थ्योरी, न्यूमेरिकल।
थ्योरी, न्यूमेरिकल, थ्योरी, न्यूमेरिकल, थ्योरी, थ्योरी। तो ये जो हम सारे अपनी एक जजमेंट पास कर रहे हैं, इसको आई कैप ऑफिशियल स्टैट से, ये जो है ना, ये ये न्यूमेरिकल्स की परफॉर्मेंस है आई कैप की कुछ अटेम्प्ट्स की। जिन सवालों के आगे एसोसिएट्स लिखा हुआ है ना, ये आज तक के हिस्टोरिकली सबसे मुश्किल सवाल है न्यूमेरिकल में। ये 20-20 नंबर का सवाल है, जिन जिन नाम के आगे एसोसिएट्स लिखा हुआ है। 80% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं। आबिद खान बड़ा औखा सवाल है, 84% है, 73% है, 74% है, 84% है। अभी देखें स्प्रिंग 24 में 70% जो है वो बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं न्यूमेरिकल में। तो आप न्यूमेरिकल्स में आएंगे ना, देखिए ये वाला सवाल ना हादी सोच पे बड़ा मुश्किल सवाल है। जेएफ एसोसिएट बड़ा मुश्किल सवाल है। आप देखें भाई पासिंग रेशियो क्या है, 80% है, 80% है। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स में बच्चा जो है वो मार्क्स सिक्योर कर रहा है। हम यहाँ पे आते हैं थ्योरी पे। अब आप देखें जरा, ये सवाल था ऑटम 18 का एज एसोसिएट, 80% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। इसी स्प्रिंग 18 में दो सवाल आए थे, 28% बच्चों के पासिंग मार्क्स जो हैं वो आए हैं। ऑटम 20 का सवाल है जेएफ एसोसिएट, 74% बच्चों के न्यूमेरिकल पासिंग मार्क्स आए हैं। ऑटम 20 का सवाल है 16% आए हैं। स्प्रिंग 21 का सवाल है हादी एसोसिएट, 84 है। स्प्रिंग 21 में क्वेश्चन आया था, वहां पे 13% आए हैं। स्प्रिंग 24 में 70% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं न्यूमेरिकल में। स्प्रिंग में 24 में 27% बच्चों के पासिंग मार्क्स कहाँ पे आए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आए हैं। तो इससे क्या साबित होता है, फटा कहाँ पे है? थ्योरी, ये आपको डे वन पे बता रहा हूँ, आपको आपको डे वन पे बता रहा हूँ कि भाईजान सेल टैक्स थ्योरी जो है ना, इससे पंगा डालना है। तो आपको थ्योरेटिकली जो है क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब अपने आप की थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपका पेपर पास हो जाएगा, खासतौर पर सेल्स टैक्स। 28 नंबर का ऑन एवरेज आना है, 28 नंबर का ऑन एवरेज आना है। उस 28 नंबर में से 12 नंबर की थ्योरी है ना, इस 12 में से कम 8 जो है मार्क्स सिक्योर करने हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाईजान, भाईजान ये चीज़ें तंग करती हैं इंसान को। आप लोग समझते हैं, तैयारी करते हैं, और माइंड में एक ही चीज़ है, यार न्यूमेरिकल्स बड़े ओके होंगे, न्यूमेरिकल्स बड़े ओके होंगे। न्यूमेरिकल्स में से हम मार्क्स निकाल लेते हैं, मार्क्स कहाँ से नहीं निकालते वो थ्योरी है। अब रही बात है न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स में आपके मार्क्स निकालना, आपको इस तरह का कैपेबल करना, एलिजिबल करना, वो मेरा काम है। न्यूमेरिकल्स में मैं आपको इतने शॉर्टकट्स, चोर रास्ते सिखा दूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स में से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, वो भी मिनिमम टाइम में। लिटरली मिनिमम टाइम में आप न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। आपको इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। एक चीज सिर्फ जो आप पे डिपेंड होगी वो क्या है, आपने थ्योरी याद करनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे बेहतर हल यही है कि आपने साथ साथ करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आप अगर इसको यहाँ पे अच्छी तरह सीख लें, जिस तरह मैं करवाऊँगा आपको, अगर आप उसी मेथड पे लेके चलते हैं, कल को आप आगे जाएंगे। और आगे जाके जब आप अपना C5 स्टार्ट करेंगे ना, एडवांस टैक्स, उस एडवांस टैक्स में जब आपकी बेस जो है वो सारी यही बनेगी, अगर आपके ये कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आपका एडवांस टैक्स का पेपर जो है वो आराम से निकल जाएगा। आपको इतना सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिक फाउंडेशंस आपकी यही होंगी। तो ये चीज़ आपने फिर यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान से लेकर चलना है।
ये एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि भाईजान हमारा पेपर है क्या और कैसे है, किस तरह से है। अब जो सेल्स टैक्स है ना हमारा, ये जो सेल्स टैक्स है हमारा, इस सेल्स टैक्स को हमने डिवाइड किया है इन 5 एरियाज। एक हमारा चैप्टर होगा सेल्स टैक्स डेफिनेशंस के नाम से। एक चैप्टर होगा सेल्स टैक्स प्रोविजन एंड रूल्स के नाम से। हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से। आपके सिर्फ ये 2 चैप्टर्स हैं, जस्ट ये 2 चैप्टर्स। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लेना, सिर्फ ये 2 चैप्टर से आपके 100% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इससे हो जाते हैं। आपके 100% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। इट मीन्स अगर आप 2 चैप्टर करते हैं, आपके 2 चैप्टर की वजह से आप अप टू 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल, और इसमें से एक अदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा तकरीबन 4 से 6 नंबर का। तो तकरीबन 22 से 24 नंबर जो है ना, 22 से 24 नंबर, वो सिर्फ ये 2 चैप्टर्स में, जस्ट दीज 2 चैप्टर्स। तो इनको हमने कंसेप्चुअली इतना वेल प्रिपेयर्ड करना है, हमने इनको कंसेप्चुअली इतना अच्छा लेके चलना है कि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, आपको कोई किसी किस्म का इश्यू जो है वो इसमें ना फेस हो। इतना हमने इसको वेल प्रिपेयर करना है। कहानी 2 चैप्टर की है, बिकॉज ये 2 चैप्टर आपके 22 से 24 नंबर जो है वो सिक्योर करा देते हैं। क्या हम ये चैप्टर छोड़ेंगे? द आंसर इज नो, ये चैप्टर भी हम करेंगे। इसमें से भी आपको 4 से 6 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, वो भी हम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हैं, किस तरह से हैं, वो सारे हम करेंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको ये चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यार ये 2 चैप्टर करने से ना हमारा 80% सेल्स टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी अप्रोच भी होगी, हम ये करेंगे, ये करेंगे, इसके बाद जो है फिर हम अपने चल रहे होंगे। अब सवाल एक एक्स्ट्रा आता है कि सर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसमें से रट्टा आएगा, क्या करना होगा? देखिए, आप जब क्रैमिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं या जब आप थ्योरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब क्या है इससे? क्रैमिंग का मतलब क्या है कि अगर लिखा हुआ है दिस इज पेन, तो इसको एज इट इज याद करना, आप इसको क्रैमिंग कहते हैं ना, कि वर्ड टू वर्ड याद करना। वर्ड टू वर्ड जो किताब में लिखे है उसको याद करने को आप क्रैमिंग कहते हैं ना। दोस्तों, ये क्रैमिंग टेक्स्ट में नहीं है। टेक्स्ट में चंद एक जगह है जहाँ पे डेफिनेशंस आती हैं, वहाँ पे क्रैमिंग है। उसके अलावा आप टेक्स्ट को अपनी वर्डिंग्स में जो है वो क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। आप उसको अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का इश्यू जो है वो फेस नहीं होगा। यू कैन डू एवरीथिंग इन योर ओन वर्डिंग। आप पेपर वकील बन के नहीं दे रहे, आप यहाँ पे लॉ का पेपर नहीं दे रहे, बल्कि आप सीए के स्टूडेंट हैं, आप टैक्स का पेपर दे रहे हो। आपको टैक्स की कंप्लायंस बतानी है कि टैक्स का सिस्टम काम किस तरह करता है। हमने आपसे लॉ रिप्रोड्यूस नहीं करवाना। जहाँ पे लॉ रिप्रोड्यूस करवाना होगा ना, वहां पे राइटिंग आती है कि जी आप रोड लर्निंग कर रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं। भाई यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए ज़िंदगी जो है वो आपके कदरे आसान है। आपको इतना प्रॉब्लम जो है इसमें फेस नहीं होनी चाहिए। तो क्रैमिंग वाला जो एरिया होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे जो है वो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसमें क्रैमिंग नहीं है, इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके ज़्यादा आते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? बताएं। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सभी बोलने में मसला है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई मैंने कहा था, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया हुआ है, आप ग्रुप पे मैसेज मेरा पढ़ लें एक दफ़ा, कि हम उसको बाद में कर लेंगे, अभी हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो बताएं।
तो आपको सारा विजन क्लियर है कि भाई हमने सेल्स टैक्स में करना क्या है, मार्क्स कहाँ से निकालने हैं, कौन सा एरिया प्रॉब्लमेटिक होगा, किस एरिया में जो है वो हमें मार्क्स सिक्योर ज़्यादा करने पड़ेंगे, किस में मेहनत करनी पड़ेगी, और कितने चैप्टर्स जो हैं वो हमें करने के। इज दैट क्लियर सर? कहानी जो है वो सिर्फ 2 चैप्टर्स की है, डेफिनेशन, रिवीजन एंड रूल्स, सिर्फ 2 चैप्टर। 20 से 25 नंबर आपके निकाल लेंगे हम यहाँ से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ी सी ना इसके बारे में कुछ बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं, हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बताएं जरा। एनीवन हु वांट्स टू ओपन हिज माइक, बताएं जी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो टैक्स पेयर होता है ना, वो डायरेक्टली इसको नहीं देता। जैसे अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो उसके अंदर वो टैक्स लग के आता है। और जैसे शॉपकीपर से हम अगर एक बिस्किट ले लेते हैं तो उसके अंदर ही वो टैक्स लग के आता है, ऐसे सेल टैक्स होता है इस तरह। वेरी गुड, आपने नाम लिया है सेल्स टैक्स का, तो हम तो पढ़ भी सेल्स टैक्स रहे हैं। और कोई बच्चा? सर थर्ड पार्टी हमसे टैक्स लेके कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है हमारे बिहाफ पे। आपके भी हाफ पे थर्ड पार्टी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है। ओके। और और जो डायरेक्टली नहीं होता, वो शाबाश शाबाश, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट नहीं है, वो सही तो सीख गया है। हमें पता है कि हमारे ना, अब यहाँ से कहानी हमारी चलेगी बड़ी कंसेप्चुअल। आपने कंसेप्ट्स को समझना, और मैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी जो है लेके चलूंगा, ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो सर हमें पता है कि जब हम टैक्सेस की बात करेंगे ना, हमारे पास 2 तरह के टैक्स हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल, हमारे पास है मिस्टर ए बी सी। मिस्टर एबीसी की इनकम जो है वो है 5 लाख, और हम इनसे इनकी इनकम का 10% टैक्स लेके चले जाते हैं। वो है जी 50,000। ये हमने टैक्स इनकी इनकम से लिया है, ये हमने टैक्स जो है वो इनकी इनकम से लिया, आमदनी से लिया, और वो इन्हीं साहब से लिया है। तो जो डायरेक्टली हम इनसे कलेक्ट कर रहे हैं वो तो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। देखिए, जब भी हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में जाना है, जब भी हमने डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनकम के ऊपर, तो यहाँ पे इनकम की सही कैलकुलेशन जो है होनी चाहिए, ये चीज़ रहेगा। मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में हर बंदा जो अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा या हुकूमत को बताएगा, क्या वो सही बता रहा होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है, यू नो दैट, यू नो दैट। और गवर्नमेंट ने टैक्स आपकी इनकम पे लगाना है, क्या आप अपनी इनकम सही बताएंगे? सबसे पहली बात है कि भाई ये हम उस वक्त बताएंगे, उस वक्त हम लेके चलेंगे जब इनकम की डॉक्यूमेंटेशन हो। हम इनकम टैक्स तब लगाएंगे ना जब इनकम जो है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। हमें पता है अगले बंदे के पास इतना पैसा आया है, फिर ही हम उसे क्या करेंगे, टैक्स ले रहे होंगे। अगर एक बंदा, वो तो बैंक में पैसे ही नहीं लेता, तो हम तो वेरीफाई नहीं कर सकते। वो बंदा डील ही कैश में कर रहा है, तो कितना कैश उसके पास आया, कितना कैश उसके पास गया, क्या हम उसकी सही में असेसमेंट कर सकते हैं? बताएं, सोच के जवाब दीजिए। भाई उसने सारा कुछ कैश में डील किया है, माइट भी वो
सेल करे 1 लाख रुपए की, और कोई तो उसने रिकॉर्ड ही रखा हुआ, और वो कह दे रही सेल तो हुई है हमारी 10,000, फिर अब तो ये जब लोग ये अंडर इन्वेस्टिंग करेंगे, इस तरह गलत बयानी करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो सर टैक्स ले सकती है? नहीं ले सकती। सर डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पता है करवाना जरूरी कि है। पाकिस्तान में हमारी पैरेलल इकोनॉमी जो है ना, वो कैश बेस्ड है। लोग चीज़ें बेचते भी कैश में हैं, लोग चीज़ें खरीदते भी कैश में हैं। क्यों? वो कैश पे इसलिए खरीद रहे हैं, वो कैश पे इसलिए बेच रहे हैं ताकि भाई सिस्टम में ना आ सके। बैंक में पैसे आएंगे, सबूत मिल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट जो है वो शो हो रही होगी। जब बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट शो हो रही होगी तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया है। जब वो गवर्नमेंट को बताएंगे ये पैसा कहाँ से आया है तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। जब चूंकि वो हमारी इनकम बन जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं कहाँ पे भाई, कैश पे। हर चीज़ किस पे डील करेंगे हम, कैश पे। हर चीज किस पे डील करेंगे, कैश पे करेंगे। और कैश में हम सबको पता है कि कैश में ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। जब आप कल को फॉर्म में जाएंगे ना, जब फॉर्म में जाएंगे और आप टैक्स का काम करने के, वहां पे आप ये बकायदा लोगों से बातें कर सुनेंगे तो यार जो कैश में है वो हमारा है, जो बैंक में आया है उस पर टैक्स दे देंगे। लोग मुंह पे कहते हैं, जब उनकी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मुंह पे कहेंगे भाईजान ये जो हमारे पास कैश में आया है ये सारा हमारा है, इसका हमने कोई सबूत नहीं देना। जो बैंक में सिर्फ उस पर कैलकुलेट करो, टैक्स जमा करा दो। भाई आपको ऐसे हजारों क्लाइंट्स मिलेंगे जिंदगी में जिनके बैंक में चंद लाख रुपए होंगे, 20-30 लाख, उनके पास कैश करोड़ों में होगा, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंट होता है, हम उस पर क्लियर नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को पता है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी ही नहीं है। आपको पता है हमारी 24 करोड़ की इमाम है, 240 मिलियन। इस 240 मिलियन में तकरीबन जो है वो 7 मिलियन जो है वो फाइलर्स हैं, मेरी लास्ट अपडेटेड नॉलेज के मुताबिक। मतलब 70 लाख लोगों ने टैक्स जो है वो अपना जमा करवाते हैं रिटर्न फाइल करके। ज़रा बताएं कितने परसेंट बनता है, 7 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट बनता है बताएं ज़रा। कितने परसेंट बनता है? 2.9। मतलब सर पाकिस्तान को अगर 100 बंदे हैं, सिर्फ 2.9 लोग टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी जो है 97.1 लोग जो हैं, बाकी 97.1% लोग, इनको ये लोग पाल रहे हैं। ये फैक्ट है। अब आप खुद सोचें, ये लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम, डायरेक्ट टैक्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं कर रही। भाईजान हुकूमत चलानी है, हुकूमत चलानी है। आपको पता है गवर्नमेंट ने हर चीज़ करनी है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज करने हैं। कल को जंग हो जाएगी इंडिया के साथ तो उनको दोबारा हमने 6-0 करना है, उसके लिए जहाज़ चाहिए, पैसे जाने चाहिए, तेल डलवाना है, ये करना है, वो करना है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तनख्वाहें देनी है, रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक करना है, पुलिस जो है उसका निज़ाम बेहतर करना है। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? बिकॉज द थिंग इज डैट कि डायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ 70 लाख लोग पे कर रहे हैं, बाकी 240 मिलियन, 240 मिलियन क्या करें? फिर यही है कि हम जाएंगे हर जून के बाद आईएमएफ के पास, उन्हें कहेंगे कि आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ बट मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। भाई वो भी कब तक देंगे? ठीक है अपना टैक्स बढ़ाओ। बिकॉज दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज होते हैं वो अपना फिजिकल एडिक्वेसी जो है टैक्स से करते हैं। उनको सो चाहिए वो टैक्स से निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इनकम डिक्लेयर ही नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट ने कहती कहती ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये जो लोग जो है ना, ये लोग 240 मिलियन में से जो आपके 233 मिलियन लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम जो है वो जमा नहीं करवाई, तो 24 करोड़ की आबादी में से जो 23 करोड़ लोग हैं कि जिन्होंने अपनी इनकम जमा नहीं करवाई, उनकी इनकम का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। सर ये पैसा तो कमा रहे हैं, ये आपको ही पता है, ये मुझे ही पता है।
क्या ये इस पैसे को यूज नहीं करेंगे? बताएं, क्या ये इस पैसे को यूज नहीं करेंगे? क्या इस पैसे को खर्च करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भिखारी है, अगर एक भिखारी ने भीख मांगी है, तो आप उस भिखारी की भीख के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते ना। तो आप क्या कहेंगे जी, जी वो भिखारी की भी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, हम इस पर टैक्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन वो जब भिखारी सुबह आएगा, दरबार के सामने बैठेगा, दरबार के सामने बैठ के अपनी फैक्ट्री जो है वो ओपन करेगा, पूरा दिन अपनी भीख वाली फैक्ट्री चलाएगा, शाम को जाते हुए जब जेब में डालेगा पैसा और घर जाएगा, तो भाई क्या वो इस पैसे जो उसने यहाँ से कमाया है उसको इस्तेमाल करेगा ना? वो क्या कहेगा भाई, वो जाके एक ठंडी स्टिंग लेगा, गोल्ड लिफ लेगा, लेज लेगा, आटा लेगा, अपनी 70 में पेट्रोल डलवाएगा, अपना बिजली का बिल पे करेगा, ये सारे एक्सपेंसेस करेगा। जब वो सारे एक्सपेंसेस करेगा ना, हुकूमत जो है, जब वो यहाँ पैसा खर्च करना जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इससे टैक्स ले लेगी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले रही। गवर्नमेंट को नहीं पता भाई इसने पैसा कमाया है नहीं कमाया, कितना कमाया है भी कि नहीं। वो कहती है भाई खर्च करो हम ले लेंगे। वो बड़े क्लियर है। वो कहते हैं भाई तुम्हारी 240 मिलियन की आबादी है, सिर्फ 7 मिलियन लोग फाइलर हैं, बाकी 233 मिलियन जो है वो अय्याशी कर रहे हैं। ठीक है, हम इनसे टैक्स मांग मांग के थक गए हैं, क्योंकि ये नहीं दे रहे। अब हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगा देंगे। बिकॉज पैसा जितना मर्जी कमा लें, अल्टीमेटली पैसा इन्होंने खर्च करना है, बिजली का बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, ग्रोसरीज करनी है, पेट्रोल डलवाना है, ट्रैवलिंग करनी है, खर्च तो करना ही है। तो पैसा जितना मर्जी कमा लें, आप खर्च करेंगे, आप खर्च करेंगे, हम क्या करेंगे, आपके एक्सपेंसेस से आप टैक्स ले जाएंगे। लेकिन हम ले जाएंगे, फिर सबसे लेके जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम बड़ा अच्छा हो जाए। अगर उसका डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाती है। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, कनाडा की, अमेरिका की, यूके की एग्जांपल्स देते हैं ना। फिर मेरा एक दोस्त है यूके में होते हैं, उसकी 4,000 पाउंड सैलरी है, लेकिन जब उसको सैलरी ट्रांसफर होती है, उसको आज तक 4,000 पाउंड ट्रांसफर नहीं हुए। उसको तकरीबन 2,100 पाउंड समथिंग ट्रांसफर होते हैं। उसके डायरेक्ट डिडक्शंस होती हैं फिर आती हैं। अब आप देखें, 4,000 पाउंड के करीब सैलरी है, 2,100 समथिंग उसको आती है, अराउंड 40% उसकी इनकम का हर महीने कट जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने से पूछा, यार तुम्हारा सेल टैक्स का क्या सीन है? कहते हैं बहुत कम है, नॉमिनल है। मेरा एक दोस्त जर्मनी में है, इस वक्त अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसका भाई भी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। उसका एनुअल सैलरी जो है ना वो 60,000 है। ठीक है, इतनी है, 60,000 है। मैंने कहा तुम्हें आते कितने हैं? कहते हैं हमें नेट जो ईयर में ट्रांसफर होता है वो 32,000 है। भाई 28,000 यूरो कट जाता है उस बंदे का। वो सिर्फ उस बंदे का नहीं है, जब वो जर्मनी गया था, जब वो ऑड जॉब्स करता था, जब उसको 10-10 यूरो पे होता था, उस 10-10 यूरो में से भी उसके टैक्स रिडक्शन होती थी, और उसको नेट अमाउंट पे करते थे, और वो फिर अपना क्या करता था, अपनी वो रिटर्न्स फाइल करता था। लेकिन लेकिन मैंने उससे पूछा, भाईजान आपका टैक्स नहीं है सेल्स टैक्स? कहता है यार हमारा सेल्स टैक्स ना होने के बराबर है। उसके ये मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट पैकेजेस के ऊपर टैक्स नहीं है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंजम्पशन पे टैक्स नहीं। क्यों भाई? उनकी 99% आवाम से तो वो डायरेक्ट टैक्स लेके जा रहे हैं। तो जिस कंट्री में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, लेकिन जिस कंट्री में डायरेक्ट टैक्स कम है, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास जो है वो क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली दे जाएं, अगर नहीं तो फिर हम इनडायरेक्टली जो है वो आपसे निकलवाएंगे। अब हमने चूंकि पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, अब हम यहाँ पे सारा सिस्टम पढ़ेंगे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट किस तरह लेती है, किस तरह हम एंड कंज्यूमर की जेब में से सारा टैक्स लेके चले जाते हैं। इस सारे निज़ाम को हमने क्या करना है, यहाँ पर समझना है। ठीक है जी।
चलें जी, अब हम ना इसको जरा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से लेके चलता है। आपने ना एक चीज़ याद रखनी है कि आप, मैं, हम सारे ना कस्टमर हैं। हम सारे कौन है? कस्टमर हैं। हम इस सेल्स टैक्स को कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, हम इस सेल्स टैक्स को पढ़ेंगे दुकानदार के पर्सपेक्टिव से, जो बेच रहा है, जो सेलर है, जो कौन है? सेलर है। हम सेलर के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं। कस्टमर पता कौन है? कस्टमर वो है जिसने चीज खरीद के खुद इस्तेमाल करनी है। हम ये मल्टीपल टाइम ये वर्ड पढ़ेंगे, एंड कंज्यूमर। हम एक वर्ड पढ़ेंगे और बार बार हम वर्ड पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर का मतलब क्या है भाई? वो बंदा जो खरीद कर इस्तेमाल करेगा। हम ये सेल्स टैक्स इसके लिए नहीं पढ़ रहे, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? बेचने वाले के लिए, सेलर के लिए, उसके लिए पढ़ रहे हैं। जो सेल्स टैक्स है ना हमारा, इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है, बड़ा ही ज्यादा इसका क्लोज रिलेशन है हमारे बिजनेस के साथ। इसके साथ है बिजनेस के साथ। कैसे? जरा देखते हैं। हम बिजनेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? देखें जी, हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले सेल्स। इस सेल्स में से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करवाते हैं हमारे एक्सपेंसेस। हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? ये बिजनेस के लिए चूंकि बनता है, और हम सेल्स टैक्स भी किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बेकरी है और ये एक कस्टमर है। कस्टमर बेकरी पे जाता है सामान खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वो लेता है जी, एक केक लेता है। केक लेता है बेकरी वाले से, तो बेकरी वाला इसे क्या देगा? केक देगा। और साथ जो उस केक का बिल जो है वो जमा करवाएगा। और कस्टमर जो है उसे क्या करेगा? जो पेमेंट है वो कर रहा होगा। अब जब बेकरी वाला इसको बिल देगा ना कस्टमर को, उसके ऊपर कुछ इस तरह से बिल बना होगा, आप लोगों ने देखा भी होता है। आप अक्सर इनवॉइसेस लेके आते हैं, उस पर लिखा होगा कि भाईजान ये उस बेकरी का नाम पता है, लिखा होगा कि उसकी कीमत फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का केक था, उसने प्लस लिखा होगा जीएसटी 18% के ऊपर, उसने लगाया होगा 180 रुपये, उसने एंड पे लिखा होगा 11,180 आपको जमा करवाएगा। जैसे ही आपको वो इनवॉइस मिलेगी तो आप दुकानदार को कितने पैसे पे करोगे? आप दुकानदार को 1180 पे कर रहे होगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? अब मुझे बताएं, ये जो आपने दुकानदार को दिए हैं, दुकानदार को मिले हैं आपको 1,180 रुपये। क्या ये 1,180 सारे प्रोडक्ट के थे? द आंसर इज नो। इस 1,1180 में से 1000 रुपया जो है वो किसका था? सेल्स। और 180 रुपये किसके हैं?
टैक्स की है, ऐसे ही है। तो याद रखना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जो आप सेल के वक्त जब आप चीज़ों को बेच रहे हैं, आप उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना कस्टमर से, उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं हम उसको? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट टैक्स क्या होगा? आउटपुट टैक्स वो होता है, आउटपुट टैक्स का मतलब है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। जब कस्टमर से टैक्स लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। ये आप सबको क्लियर है कि जो हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताएं, ये जो बेकरी वाला 1000 रुपए का केक बेच रहा है, ये कहीं से खरीद के लाया होगा कि नहीं लाया होगा? बताएं जरा। या बनाया होगा या खरीद के लाया होगा, ऐसा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1000 रुपए का केक बेच रहा है, माइट भी इसने 600 रुपए का केक खरीदा हो, जिससे ये खरीद के लाया होगा उस बंदे ने भी इससे 600 रुपये टैक्स लिया होगा। मतलब इस दुकानदार ने 600 रुपये के ऊपर 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया होगा, जरा बताएं। 108 रुपये। तो ये इसने क्या किया होगा? पे किया होगा। तो जो आप पे करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स इज पेड टू सप्लायर, कि जो आपने पे किया होगा। अब हमने क्या करना है? जिस तरह सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके जीपी आता है ना, हमारा पेपर में सवाल पता क्या आएगा? हमारा पेपर में सवाल होगा कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सवाल क्या होगा? कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। कैसे निकालेंगे? जो हमने कस्टमर से आउटपुट टैक्स लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया था 180, इसमें से हम लेस करवाएंगे अपना इनपुट टैक्स। वो जो हमने पे किया हुआ था, वो हमने पे किया हुआ था 108 का। रिमेनिंग कितना होगा? 72 रुपये। ये 72 रुपये हमने क्या करने हैं? गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। हमने सेल्स टैक्स में ये चीज़ जो है वो सीखनी है कि आउटपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, इनपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, आउटपुट में से इनपुट जो है वो हमने लेस करवाना है, और गवर्नमेंट को कैसे पे करना है, कितना पे करना है। बेसिकली हमने ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या करनी है? वो यहाँ पर सीखनी है। इज दैट क्लियर? क्यों भाई दोस्तों, क्लियर है? आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, ये सारा कुछ जो है वो हमने सीखना है। जो लायबिलिटी है वही पेएबल होती है, और क्या होता है? तो आउटपुट टैक्स क्या होता है बताएं जरा। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? व्हाट इज आउटपुट टैक्स? जो हम कस्टमर से लेते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम चीज़ें बेचेंगे उस वक्त जो हम कस्टमर से लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाएगा। व्हाट इज इनपुट टैक्स?
जो हमने पे किया था चीज़ें खरीदते हुए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। सर हमने ये चीज़ सीखनी है सारी। और मैंने कहा था कि अब आप इस सेल्स टैक्स को अपने मुताबिक नहीं करेंगे कि सर हम भी तो चीज़ें खरीदते हैं। भाई तुम एंड कंज्यूमर हो, हम इसको एंड कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ेंगे सप्लायर के पर्सपेक्टिव से, सेलर के पर्सपेक्टिव से, जो बंदा बेच रहा है उसके पर्सपेक्टिव से हम इसे क्या करेंगे, पढ़ रहे होंगे। तो कहानी में हमने सीखना क्या है, दिस थिंग, दिस वन। और भाई अभी गाड़ी लेके दी है, तू पहले कहता ड्रिफ्ट मार ले, हर चीज बताऊंगा। फाइलर, अब क्या कर सकते हैं, फाइलर डायरेक्ट भी पे करेगा, इनडायरेक्ट भी पे करेगा, बिकॉज वो जो 23 करोड़ 30 लाख लोगों का खमियाजा है वो सबको भुगतना पड़ता है। समझ आई। अब हम ना सारा जिंदगी में ये पढ़ेंगे कि भाई अगर आप आज जा रहे हो, आप आज जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, वो जो रेस्टोरेंट वाला आपसे टैक्स लेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो कैसे आपसे लेगा, हुकूमत तक कैसे जाएगा, हम वो पढ़ेंगे रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव से। आप आज जाके एक लेज खाते हो, आपने लेज ली 50 रुपए की, उसके ऊपर 8 रुपए का टैक्स आपने पे किया है, वो कैसे पे हुआ, आपकी जेब से गवर्नमेंट तक कैसे गया, हम उसको देखेंगे। आप आज पेट्रोल ले रहे हो, आपने पेट्रोल जो है वो डलवाया है, और उसके ऊपर टैक्स आपने पे किया, आपने तो पेट्रोल पंप वाले को पे किया, गवर्नमेंट वाले के पास कितना गया, ये सारा कुछ, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। तो डैट इज गोइंग टू रिलेट विद योर प्रैक्टिकल लाइफ, कि भाई जो आप डेली बेसिस के ऊपर रोज़मर्रा कर रहे होते हैं, उनमें सारा कुछ जो है वो क्या होगा, बीच में आ रहा होगा। स्टार्ट क्लियर। ठीक है जी, कल हम इसको फिर यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं लेके, और कल करते हैं बात। अब हमारी सारी दुनिया, ओढ़ना बिछोड़ना, अगला पूरा 1 महीना जो है ना अक्टूबर एंड तक, यही सेल्स टैक्स है कि सेल्स टैक्स कैसे करना है। आपको समझ लग जाएगी कि दुकानदार हजरात आपके साथ क्या कुछ स्कैम करते हैं, आप इस स्कैम से किस तरह बच सकते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपको क्या होगा, समझ लग जाएगी। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।